हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से राठौर इंग्लिश क्लासेस में। Had I words and images at command like these, I would attempt to wake the thoughts that lie slumbering on golden ridges in the evening clouds. But at the sight of nature, my fancy, poor as it is, droops and closes up its leaves, like flowers at sunset. अब यहाँ पे फ्रेंड विलियम एलियट बोल रहा है कि यदि मेरे पास भी ऐसे शब्द या कल्पनाएं होते तो मैं उन विचारों को जगाने का प्रयास करता। आई वुड अटेम्प्ट टू वेक दी थॉट्स, मैं उन विचारों को जगाने का प्रयास करता जो शाम के बादलों की सुनहरी रेखाओं पर सोए हुए हैं। दैट लाई स्लम्बरिंग ऑन गोल्डन रिजेस इन द इवनिंग क्लाउड्स। बट एट द साइट ऑफ नेचर माई फैंसी पुअर एज इट इज, लेकिन प्रकृति के दर्शन मात्र से मेरी कल्पना, फैंसी यानी देखिए कल्पना, लेकिन प्रकृति के दर्शन मात्र से मेरी कल्पना चाहे वह कितनी ही कमजोर क्यों ना हो, पुअर एज इट इज, मुरझा जाती और अपनी पत्तियां समेट लेती, ठीक वैसे ही जैसे कि सूर्यास्त के समय फूल करते हैं, है ना। ड्रूप्स एंड क्लोजेस ऑफ इट्स लीव्स लाइक फ्लावर्स एट सनसेट। I can make nothing out on the spot. I must have time to collect myself. और मैं उस मौके पर यानी उस क्षण में कुछ भी रच नहीं पाता और मुझे खुद को समेटने के लिए थोड़ा समय चाहिए। यहाँ गोल्डन रिजेस जो ये शब्द आए फ्रेंड, इनका मतलब है शाम के बादलों के किनारे पर जो सुनहरी सी चमक दिखाई देती है उसे कहा है गोल्डन रिजेस। फैंसी कल्पना शक्ति को कहा गया है। ऑन द स्पॉट यानी उसी समय उसी स्थान पर। इन जनरल गुड थिंग स्पॉइल्स आउट ऑफ डोर प्रोस्पेक्ट्स, इट शुड बी रिजर्व फॉर टेबल टॉक। एल एम ये लैम को कहा गया है। इज फॉर दिस रीजन आई टेक इट द वर्स्ट कंपनी इन द वर्ल्ड आउट ऑफ डोर्स बिकॉज ही इज द बेस्ट विद इन। I grant there is one subject on which it is pleasant to talk on a journey, and that is what one shall have for supper when we get to our inn at night. अब यहाँ पर विलियम एलियट कह रहे हैं कि आमतौर पर एक अच्छी बौद्धिक बात के बाहर के दृश्यों का मजा किरकिरा कर देती है। एक अच्छी बात जब बौद्धिक रूप से एक बड़ी बात कही जाती तो वो सामान्य चीजों का मजा किरकिरा कर देती, उसे टेबल पर होने वाली बातचीत, टेबल टॉक के लिए बचा कर रखना चाहिए। मेरे विचार से जो लैम है, चार्ल्स लैम की बात कही गई है, इसी कारण से घर के बाहर दुनिया के सबसे खराब साथी हैं, क्योंकि वह हर घर के भीतर सबसे बेहतरीन है। और मैं ये मानता हूं कि यात्रा के दौरान एक विषय ऐसा है जिस पर बात करना सुखद होता है, और वो ये है कि रात में जब हम सरायपत में इन में पहुंचेंगे तो रात के खाने में क्या होगा। द ओपन एयर इम्प्रूव दिस सॉर्ट ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ फ्रेंडली अल्टरकेशन बाय सेटिंग अ कीनर एज ऑन एपेटाइट। एवरी माइल ऑफ द रोड हाइटन द फ्लेवर ऑफ द वियांड्स वी एक्सपेक्ट एट द एंड ऑफ इट। हाउ फाइन इट इज टू एंटर सम ओल्ड टाउन वेल्ड एंड टरेटेड just at approach of nightfall, or to come to some straggling village with the lights streaming through the surrounding gloom. अब यहाँ वो कह रहे हैं कि खुली हवा इस भूख को और तेज कर देती है, जिससे इस तरह की बातचीत या मित्रवत जो फ्रेंडली अल्टरकेशन होता है और भी अच्छा हो जाता है। और रास्ते का वो हर मील जो है उन व्यंजन के स्वाद को और बढ़ा देता है जिनकी हम अंत में उम्मीद करते हैं। किसी पुराने शहर में जिसकी दीवारें और गुंबद हो, शाम ढलते प्रवेश करना, या किसी बिखरे हुए गांव में आना जहां चारों ओर अंधेरे के बीच रोशनी टिमटिमा रही हो, ये कितना शानदार एहसास होता है। एंड देन आफ्टर इंक्वायरिंग फॉर द बेस्ट एंटरटेनमेंट दैट द प्लेस अफोर्ड्स टू टेक वंस ईज एट वंस इन। These eventful moments in our life's history are too precious
too full of solid, heartfelt happiness to be frittered and dribbled away in imperfect sympathy. और फिर उस जगह की सबसे बेहतरीन व्यवस्था के बारे में पूछताछ करने के बाद कि अपनी जो सराय है, जहाँ इन है, जहां पर हम रुके, उसमें चैन की सांस लेना। देखिए, टेक वंस ईज एट वंस इन, है ना, चैन की सांस लेना। हमारे जीवन के इतिहास की ये घटनापूर्ण क्षण जो है, ये बहुत अनमोल होते हैं। ये ठोस और दिल से महसूस की जाने वाली खुशी से इतने भरे हुए कि इन्हें अधूरी सहानुभूति या बेमन की बातचीत में बर्बाद नहीं करा जाना चाहिए। I would have them all to myself and drain them to the last drop they will do to talk or to write about afterwards. What a delicate speculation it is after drinking whole goblets of tea. और मैं इन पलों को पूरी तरह से अपना बनाना चाहता हूं और इनका आखिरी बूंद तक आनंद लेना चाहता हूं। देखिए, एंड ड्रेन देम टू द लास्ट ड्रॉप, और मैं आखिरी बूंद तक इनका आनंद लेना चाहता हूं। ये बाद में बात करने या लिखने के काम आएंगे। चाय के प्याले पीने के बाद ये कितना सूक्ष्म डेलिकेट स्पेकुलेशन है ना। चाय के प्याला पीने के बाद ये कितना सूक्ष्म सा चिंतन होता है। यहाँ पर फ्रेंड विलियम हेजलिट ये तर्क दे रहे हैं कि प्रकृति का जब आनंद लिया जाता है तो ज्यादा गहरी और बौद्धिक बातें जो है ये उसका मजा किरकिरा कर देते हैं। इसलिए वो अकेलेपन को प्राथमिकता देते हैं। वो नहीं चाहते कि वो किसी के साथ में जाए, और वो चाहते हैं कि उन यादों को वो पूरी तरह से जी लें। और ये जो बौद्धिक बातें करना, जो इंटेलेक्चुअल के जैसे बातें करना, ये जो टेबल टॉक है, टेबल पर बैठकर जब बात करते हैं तब की जा सकती है। इन्हें अपने किसी लेखन का विषय बनाया जा सकता है। द कप्स दैट चीयर बट नॉट inebriate, and letting the fumes ascend into the brain to sit considering what we shall have for supper. Eggs and rasher, a rabbit smothered in onions, or an excellent veal cutlet. Sancho in such a situation once fixed upon cow heel, and his choice, though he could not help it, is not to be disparaged. अब यहाँ पे हेजलिट कह रहे हैं कि ये प्याले जो होते हैं चाय के ये प्रसन्न तो करते हैं पर मदहोश नहीं। द कप्स दैट चीयर बट नॉट inebriate, और उनकी खुशबू को दिमाग तक चढ़ने देना और यह सोचते हुए बैठे रहना कि हम खाने में क्या लेंगे, अंडे या मांस का टुकड़ा। देखिए, रेसर यानी होता मांस का टुकड़ा, जो प्याज में लिपटा हुआ खरगोश या एक बेहतरीन व्हील कटलेट। ऐसी स्थिति में सांचो ने एक बार काउ व्हील यानी गाय के पैर के मांस को चुना था, और उसकी पसंद की निंदा नहीं की जा सकती, भले ही वह व्यवस्था। Then in the interval of pictured scenery and sandine contemplation, to catch the preparation and the stir in the kitchen, getting ready for the gentleman in the parlor. फिर आंखों के सामने तैरते हुए प्राकृतिक दृश्यों और सैंडियन चिंतन के बीच रसोई की उस हलचल और तैयारी की आहट को सुनना, जो बैठक में बैठे हुए वो जो भद्र पुरुष जेंटलमैन है उनके लिए हो रही है। द कप्स दैट चीयर बट नॉट inebriate, ये विलियम काउपर एक राइटर हुए फ्रेंड, इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है जिन्होंने चाय के लिए इसको यूज किया था। सांचो ये जो है सर्वांटेस के उपन्यास डॉन कुक्सोट, इनके पात्र थे एक सांचो पांजा, इनके बारे में कहा गया। सैंडियन कंटेम्पलेशन, ये लॉरेन स्टर्न का उपन्यास है ट्रिस्टम सैंडी, है ना। इसी की शैली में दार्शनिक और उन सन की सोच की तरफ ये इशारा करते हैं। प्रोकल ओ प्रोकल एस्टे प्रोफेनी, these hours are sacred to silence and to musing, to be treasured up in the memory and to feed the source of smiling thoughts hereafter. I would not waste them in ideal talk, or if I must have the integrity of fancy broken in upon, I would rather it were by a stranger than a friend.
यहाँ पे विलियम एलियट ने जो ये कहा है प्रोकुल ओ प्रोकुल एस्टे प्रोफेनी, है ना, इसका अर्थ है दूर रहो हे अपवित्रों, दूर रहो। ये घड़ियां मौन और चिंतन के लिए पवित्र है, जिन्हें स्मृति में संजो कर रखना चाहता हूं ताकि भविष्य में सुखद विचारों के स्रोत को सींच सके। मैंने व्यर्थ की बातों में बर्बाद नहीं करना चाहता हूं, और यदि मेरी कल्पना की अखंडता में खलल पड़ना ही है तो मैं ये चाहूंगा कि ये किसी मित्र के बजाय किसी अजनबी के द्वारा हो। A stranger takes his hue and character from the time and place. He is a part of the furniture and costume of an inn. एक अजनबी जो है ये अपना रंग और चरित्र उस समय और इस स्थान से ग्रहण करता है। ये सराय के फर्नीचर और वेशभूषा का ही एक हिस्सा होता है। If he is a Quaker or from the West Riding of Yorkshire, so much the better. I do not even try to sympathize with him, and he breaks no squares. I associate nothing with my traveling companion but present objects and passing events. In his ignorance of me and my affairs, I in a manner forget myself. अब यहाँ पे इन लाइनों में राइटर कह रहे हैं यदि वो कोई क्वैकर हो या यॉर्कशायर के वेस्ट राइडिंग से हो तो और भी अच्छी बात है। मैं उससे सहानुभूति रखने की कोशिश भी नहीं करता और वो मेरे मानसिक तालमेल को नहीं बिगाड़ता, है ना। ब्रेक्स नो स्क्वायर्स। मैं अपने सहयात्री के साथ केवल वर्तमान वस्तुओं और बीतती घटनाओं को ही जोड़ता हूँ। वह मेरे और मेरे मामलों से अनभिज्ञ होता है और इसलिए मैं एक तरह से खुद को भूल ही जाता हूँ। बट अ फ्रेंड रिमाइंड्स one of other things, ripe up old grievances and destroys the obstruction of the scene. He comes in ungraciously between us and our imaginary character. लेकिन मित्र क्या करता है, पुरानी चीजों की याद दिलाता है, पुराने दुखों और शिकायतों को उधेड़ने लगता है और उस दृश्य की एकाग्रता को नष्ट कर देता है। वह हमारे और हमारे काल्पनिक चरित्र के बीच अनचाहे ढंग से आके खड़ा हो जाता है। यहाँ पे फ्रेंड एक लैटिन फ्रेज का यूज किया गया, प्रोकुल ओ प्रोकुल एस्टे प्रोफानी, है ना। इसका मतलब है दूर रहो तुम जो अपवित्र हो। ये वर्जिल की जो एनीड है इससे लिया गया है, जहां ये कहना चाहते हैं राइटर की एकांत की पवित्रता को बनाए रखा जाए। एक और मुहावरे का यूज किया है, ब्रेक्स नो स्क्वायर्स, है ना। इसका मतलब है कि कोई समस्या पैदा ना करना या व्यवस्था को भंग ना करना। समथिंग इज ड्रॉप्ड इन द कोर्स ऑफ कन्वर्सेशन दैट गिव्स अ हिंट ऑफ योर प्रोफेशन एंड परस्यूट, or from having someone with you that knows the less sublime portions of your history. It seems that other people do. You are no longer a citizen of the world. बातचीत के दौरान कुछ ऐसी बातें निकल आती हैं जो आपके पेशे और कार्यों का संकेत देती हैं, या आपके साथ किसी ऐसे व्यक्ति के होने से जो आपके इतिहास के कम गौरवशाली पहलुओं को जानता है, और ऐसा लगने लगता है कि दूसरे लोग भी उन्हें जानते हैं। अब आप दुनिया के नागरिक नहीं रह जाते। बट योर अनहाउस्ड फ्री कंडीशन इज पुट इनटू circumscription and confine. The incognito of an inn is one of its striking privileges. Lord of oneself, uncumbered with a name. Oh, it is a great to shake off the trammels of the world and of public opinion. बल्कि आपकी बेघर और स्वतंत्र अवस्था को सीमाओं और बंदिशों में जकड़ दिया जाता है। एक सराय में अपनी पहचान को गुप्त रखना, है ना, एक इनकॉग्निटो सबसे शानदार विशेषाधिकारों में से एक। स्वयं का स्वामी होना, नाम के बोझ से मुक्त होकर दुनिया और जनमत की बेड़ियों को झटक देना कितना अच्छा है, कितना महान है। अपनी उस जिद्दी, दुखदाई और कभी न खत्म होने वाली व्यक्तिगत पहचान को प्रकृति के तत्वों में विलीन कर देना और क्षण का जीव बन जाना जो हर तरह के बंधन से मुक्त हो। टू लॉस अवर
importunate, tormenting, overlasting personal identity in the elements of nature and become the creature of the moment, clear of all time. अनहाउस्ड फ्री कंडीशन फ्रेंड, ये शेक्सपियर का एक नाटक है ओथेलो, है ना। इसका एक संदर्भ लिया गया है, जो बिना किसी रोक टोक या घर के जिम्मेदारी वाली आजादी, है ना, इसका यह अर्थ। लॉर्ड ऑफ वंस सेल्फ, ये जॉन ड्राइडन की एक कविता से लिया गया वाक्यांश है, जो पूर्ण स्वायत्तता को दर्शाता है। इम्पॉर्चुनेट, टॉर्मेंटिंग आइडेंटिटी, यहाँ हैजलिट जो है उन सामाजिक मुखौटों की बात कर रहे हैं जिन्हें हम हर जगह ढोने के लिए मजबूर होते हैं। टू होल्ड टू द यूनिवर्स ओनली बाय अ डिश ऑफ स्वीट ब्रेड्स एंड टू ओन नथिंग बट द स्कोर ऑफ द इवनिंग and no longer seeking for applause and meeting with contempt, to be known by no other title than the gentleman in the parlor. One may take one's choice of all characters in this romantic state of uncertainty as to one's real pretensions and become indefinitely respectable and negatively right worshipful. We baffle prejudice and disappoint conjuncture. इन पूरी लाइनों का मतलब है फ्रेंड कि ब्रह्मांड से केवल स्वीट ब्रेड्स, जो एक पकवान होता है, कि एक डिश के माध्यम से जुड़े होना और शाम के बिल के अलावा किसी और का कर्जदार ना होना, अपना प्रशंसा की चाह रखना और ना ही तिरस्कार का सामना करना, बल्कि केवल बैठक में बैठे हुए भद्र पुरुष, जेंटलमैन इन द पार्लर। देखिए, पार्लर यहाँ पे जो है बैठक, ड्राइंग रूम को कहा गया, और केवल बैठक में बैठे हुए भद्र पुरुष के नाम से जाना जाना, अपनी वास्तविक पहचान की इस रोमानी अनिश्चितता की स्थिति में व्यक्ति अपनी पसंद का कोई भी चरित्र चुन सकता है और अनिश्चित रूप से सम्मानित और गौरवशाली बन सकता है। हम लोगों के पूर्वाग्रह को विफल कर देते हैं और उनके अनुमानों को गलत साबित कर देते हैं। एंड फ्रॉम बीइंग सो टू अदर्स बिगिन टू बी ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्यूरियोसिटी एंड वंडर इवन टू अवरसेल्व्स। वी आर नो मोर दोज हैकनेड कॉमन प्लेसेस दैट वी अपीयर इन द वर्ल्ड एंड इन रिस्टोर्स अस टू द लेवल ऑफ नेचर एंड क्विट्स स्कोर्स विद सोसाइटी। I have certainly spent some inevitable hours at inns sometimes when I have been left entirely to myself, and have tried to solve some metaphysical problems, as once at Witham Common, where I found out the proof that likeliness is not a case of the association of ideas. इन लाइनों में फ्रेंड विलियम हैजलिट कह रहे हैं कि दूसरों के साथ ऐसा बनते बनते हम स्वयं के लिए भी जिज्ञासा और आश्चर्य का विषय बन जाते हैं। हम अब वे घिसे पिटे साधारण इंसान नहीं रह जाते जो हम दुनिया की नजरों में और एक सराय में, एक इन में हमें प्रकृति के स्तर पर वापस ले आती है और समाज के साथ हमारा हिसाब बराबर कर देती। मैंने निश्चित रूप से कुछ सरायों में कुछ ईर्ष्या करने वाले शानदार घंटे बिताए, और कभी कभी जब मैं पूरी तरह से अपने आप में खो जाता था और किसी मेटाफिजिकल समस्या को सुलझाने की कोशिश मैंने की। जैसे एक बार विथम कॉमन में मैंने ये प्रमाण खोज निकाला था कि समानता जो है, लाइकलीनेस जो है, ये एसोसिएशन ऑफ आइडियाज का मामला नहीं। यहाँ पे फ्रेंड अ डिश ऑफ स्वीट ब्रेड्स, ये एक प्रकार का नॉनवेज, एक मांस का व्यंजन होता है जिसे हैजलिट ने एक सांसारिक सुख के प्रतीक के रूप में बताया। हैकनेड कॉमन प्लेसेस है ना, ये ऐसे उबाऊ और घिसे पिटे व्यक्तित्व जो हमें सामाजिक बंधनों के कारण अपनाना पड़ता है। और क्विट्स स्कोर्स विद सोसाइटी है ना, ये इसका मतलब है कि समाज के सारे लेन देन या हिसाब किताब को चुकता कर देना। At other times, when there have been pictures in the room, as at Saint Neots, I think it was, where I first met with Gribellin's engravings of the cartoons, into which I entered at once, and at a little inn on the borders of Wales, where there happened to be hangings
some of Vestal's drawings, which I compared triumphantly for a theory that I had, not for the admired artist, with the figure of a girl who had ferried me over the Severn, standing up in the boat between me and the twilight. अब इन लाइनों में फ्रेंड विलियम एलियट कह रहे हैं कि कभी कभी जब कमरों में चित्र लगे होते थे, जैसे कि सेंट नियोट्स है ना, वो कह रहे हैं कि शायद ये वही जगह थी जहां मैंने पहली बार ग्रेबेलिन के द्वारा बनाए गए कार्टून्स है ना, कार्टून ये प्रसिद्ध चित्रों के रेखा चित्रों की बात कर रहे हैं। कार्टून जो आज के जमाने में कार्टून चलते हैं उनकी बात नहीं कर रहे। वो कह रहा है कि मैंने जो सेंट नियोट्स, जो शायद वो याद कर रहे हैं कि शायद वही जगह थी जहां मैंने पहली बार ग्रेबेलिन द्वारा बनाए गए कार्टून यानी रेखा चित्रों से मेरी मुलाकात हुई और उनमें मैं तुरंत खो गया। और वेल्स की सीमा पर एक छोटी सी सराय जहां वेस्टाल के कुछ चित्र टंगे थे, जिनकी मैंने अपने एक सिद्धांत के लिए ना कि कलाकार की प्रशंसा में विजय भाव से तुलना उस लड़की की आकृति से की जिसने मुझे सेवर्न नदी पार कराई थी और जो नाव में मेरे और ढलती शाम के उजाले के बीच खड़ी थी। At other times I might mention luxuriating in books with a peculiar interest in this way, as I remember sitting up half the night to read Paul and Virginia, which I picked up at an inn at Bridgewater, after being drenched in the rain all day. And at the same place I got through 2 volumes of Madame D. Arblay's Camilla. It was on the 10th of April 1798 that I sat down to a volume of the New Eloise at the inn at Langlore, over a bottle of sherry and cold chicken. अब इन लाइनों में फ्रेंड विलियम एलियट कह रहा है कि अन्य समय में मैं इस तरह से किताबों के आनंद में डूबने का जिक्र कर सकता हूं, जैसा कि मुझे याद है कि ब्रिज वाटर की एक सराय में दिन भर जो है बारिश में भीगने के बाद मैं आधी रात तक जागकर पॉल एंड वर्जीनिया पढ़ता रहा और उसी जगह मैंने मैडम डी आर्बले की कैमिला के 2 भाग भी पूरे किए। अब 10 अप्रैल 1798 का दिन था जब मैं लॉन्गोलेन की सराय में शेरी की एक बोतल है ना, एक शराब की बोतल होती, और ठंडे चिकन के साथ न्यू एलोइस का एक भाग पढ़ने बैठा था। The letter I chose was that in which Saint Preux describes his feelings at he first caught a glimpse from the heights of the Jura of the Pays de Ward, which I had brought with me as a bon bouche to crown the evening with. It was my birthday and I had for the first time come from a place in the neighborhood to visit this delightful spot. अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मैंने वो पत्र चुना जिसमें सेंट प्रूक्स जूरा की ऊंचाइयों से पहली बार पेज दे वॉद की झलक पाने पर अपनी भावनाओं का वर्णन करता है, जिसे मैं शाम के आनंद को पूर्ण करने के लिए एक उपहार, देखिए बौने बौछे इनका मतलब उपहार, एक उपहार के रूप में अपने साथ में लाया था। मेरा उस दिन जन्मदिन था और मैं पहली बार पड़ोस की जगह से इस आनंददायक स्थान की यात्रा पर आया था। फ्रेंड, यहाँ जो कार्टून शब्द का यूज किया है, ये आधुनिक रूप से जो कार्टून हम देखते हैं वो नहीं है। ये राफेल जैसे महान कलाकार जो बनाते थे, बड़े बड़े कैनवस पर शुरुआती रेखा चित्र बनाते थे, उन्हें कार्टून कहा गया। बौने वॉ से एक फ्रांसीसी मुहावरा है जिसका मतलब होता है कि अंत में चखा जाने वाला कोई स्वादिष्ट कौर, यानी कि किसी सुखद अनुभव का समापन। लॉन्गेलॉन ये वेल्स का एक खूबसूरत कस्बा है फ्रेंड, जहां के प्राकृतिक दृश्यों ने हेजलेट को बहुत प्रभावित किया था। द रोड टू लॉन्गोलेन टर्न्स ऑफ बिटवीन चर्क एंड रैक्सम, and on passing a certain point you come all at once upon the valley, which opens like an amphitheater, broad barren hills rising in majestic state on either side, with green upland swells that echo to the bleat of flocks below, and the river Dee babbling over its stony bed in the midst of them.
The valley at this time glittered green with sunny flowers, and a budding ash tree dipped its tender branches in the chiding stream. अब इन लाइनों में फ्रेंड राइटर कह रहे हैं कि लॉन्गोलैंड जाने वाली सड़क चर्च और रैक्सहैम के बीच से मुड़ती है और एक निश्चित बिंदु को पार करते आप अचानक उस घाटी के सामने पहुंच जाते हैं जो किसी एम्फी थिएटर की तरह खुलती है। दोनों ओर राशि शान से ऊंचे बंजर पहाड़ खड़े और उनके नीचे हरियाली से भरे ऊंचे टीले हैं जो भेड़ों की मिमियाट से गूंजते हैं, that echo to the bleat of flocks। और उनके बीच में पत्थर की सतह पर डी नदी जो है कल कल करके बहती रहती। उस समय वह घाटी धूप वाली फुहारों से भरी हरी भरी चमक रही थी और एक खिलता हुआ एश ट्री राख का पेड़ जो था वो अपनी कोमल शाखाओं को शोर मचाती हुई धारा में डुबो रहा था। How proud, how glad I was to walk along the high road that overlooks at the delicious prospect. Repeating the lines which I have just quoted from Mr. Coleridge's poem, but besides the prospect which opened beneath my feet, another also opened to my inward sight, a heavenly vision on which were written in letters large as hope could make them these four words: liberty, genius, love, virtue, which have since faded into the light of common day or mock my idle gaze। यहाँ राइटर कह रहे हैं कि उस ऊंचे मार्ग पर चलते हुए कितना गौरवान्वित और प्रसन्न था मैं, जहां से वो मनोरम दृश्य दिखाई देता था और मैं मिस्टर कॉलरिज की कविताओं की उन पंक्तियों को दोहरा रहा था जिन्हें मैंने अभी उद्गृत किया है। लेकिन उस दृश्य के अलावा जो मेरे पैरों के नीचे फैला हुआ था, मेरी अंतर्दृष्टि देखिए इनवर्ड साइट के सामने एक और दृश्य भी खुला और एक दिव्य स्वप्न के जैसे, जिस पर उम्मीद के अक्षरों जितने बड़े आकार में चार शब्द लिखे थे: स्वतंत्रता, प्रतिभा, प्रेम, सद्गुण, जो तब से साधारण दिन के उजाले में धुंधले पड़ गए या मेरी व्यर्थ की नजरों का उपहास करते हैं। इन लाइनों में फ्रेंड एम्फी थिएटर जो है इसे रंगशाला कहा गया क्योंकि घाटी का जो आकार है वो अर्धवृत्ताकार और चौड़ा सा है, फैला हुआ है। चिडिंग स्ट्रीम जो है नदी के शोर को डांटने या शिकायत करने जैसा बताया गया, जो प्रकृति के जीवंत होने का प्रतीक। और फेडेड इनटू द लाइट ऑफ कॉमन डे, ये वर्ड्सवर्थ की एक प्रसिद्ध कविता है जिसमें युवावस्था के आदर्शों के खो जाने का दुख व्यक्त करते। द ब्यूटीफुल इज वैनिस्ड एंड रिटर्न्स नॉट, स्टिल आई वुड रिटर्न सम टाइम और अदर टू दिस एन्चेंटेड स्पॉट, बट आई वुड रिटर्न टू इट अलोन, व्हाट अदर सेल्फ कुड आई find to share that influx of thoughts of regret and delight, the fragments of which I could hardly conjure up to myself, so much have they been broken and defaced। पे राइटर कह रहे हैं कि जो सुंदर था वो तो लुप्त हो गया और अब लौट कर नहीं आता, फिर भी मैं कभी न कभी इस जादुई स्थान पर वापस लौटना अवश्य चाहूंगा, लेकिन मैं यहाँ पर अब अकेला ही लौटूंगा। भले मैं अब अपना वो स्वरूप जो है वो कहाँ पाऊंगा जो विचारों, पश्चाताप और आनंद के उस प्रवाह को साझा कर सके, जिसके टुकड़ों को मैं अब स्वयं के लिए भी मुश्किल से ही जुटा पाता हूं क्योंकि वो इतने टूट चुके हैं और धूमिल हो चुके हैं। I could stand on some tall rock and overlook the precipice of years that separates me from what I then was। I was at that time going shortly to visit the poet whom I have above named. Where is he now? Not only I myself have changed, the world which was then new to me has become old and incorrigible. Yet will I turn to thee in thought, O sylvan Dee, in joy, in youth and gladness as thou then wert,
एंड thou shalt always be to me the river of paradise where I will drink of the waters of life freely। अब यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि मैं किसी ऊंची चट्टान पर खड़ा होकर वर्षों की उस खाई है ना प्रेसिपाइस को देख सकता हूं जो मुझे उस इंसान से अलग करती है जो मैं तब था। उस समय जल्दी उस कवि कोलरिज से मिलने जाने वाला था जिसका नाम मैंने ऊपर लिया। वो अब कहाँ है, न केवल मैं खुद बदल गया हूं बल्कि वह दुनिया जो तब मेरे लिए नई थी अब पुरानी और इनकरेजिबल हो चुकी है, असाध्य हो चुकी। फिर भी हे वनमय डी है सिल्वन डी, मैं विचारों में तुम्हारी ओर मुड़ूंगा उसी वर्ष उसी हर्ष यौवन और उल्लास के साथ जैसी तुम तब थी, और तुम मेरे लिए हमेशा स्वर्ग की वह नदी रहोगी जहां मैं जीवन जल को जी भर के पी सकूंगा। यहाँ पर कुछ पंक्तियां आई है फ्रेंड, उनको देखते हैं। द ब्यूटीफुल इज वैनिस्ड, ये सिलर नाम के राइटर हुए जिनकी पंक्तियों का संदर्भ है जो खोई हुई मासूमियत और सुंदरता का शोक मनाती। प्रेसिपाइस ऑफ ईयर, समय की वह गहरी खाई या ढलान जो वर्तमान को अतीत से अलग करती है। और रिवर ऑफ पैराडाइज, ये हैजलेट के लिए डी नदी जो है ये केवल इसको जलधारा नहीं मानते बल्कि खोए हुए सुनहरे दिन जो है ईडन ना इनका प्रतीक के रूप में यूज किया।